guys and welcome back to my channel IAS। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आते हैं पार्ट की फर्स्ट टॉपिक जो कि कहता है इंडियन ओशन रीजन। तो न्यूज में क्यों रहा है ये बात पहले समझते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इन्होंने ये रिमार्क करा है कि वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ रेस फॉर स्ट्रेटेजिक बेसिस इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इट इज ओनली गोइंग टू गेन मोमेंटम इन द टाइम्स टू कम। कि भैया जो पूरी दुनिया है इसमें एक रेस लगी हुई है कि किस तरह से सारी कंट्री जो है वो स्ट्रेटेजिक बेसिस बना ले इंडियन ओशन रीजन में। काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है ये रीजन और ये आगे आने वाले वक्त में ये चीजें और ज्यादा तेजी होंगी, बढ़ेगी। तो हम देख ही रहे हैं चाइना हो चाहे कोई और कंट्री हो, सब के सब इंडियन ओशन रीजन में अपनी ताक लगाए बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे बातें इंडियन ओशन रीजन के बारे में, ये आखिरकार होता क्या है। इंडियन ओशन है आप जानते हो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशनिक डिवीजन है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? पैसिफिक, और दूसरे नंबर पे है अटलांटिक ओशन, तीसरा आता है इंडियन ओशन। जिसमें अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 19.8% जो पानी है पूरे अर्थ के सरफेस का वो इस ओशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर 1/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वहां पे भाई इतनी पॉपुलेशन रहती है इस इंडियन ओशन रीजन में, जहां पे अगर हम एवरेज एज देखें इंसान की वो लेस देन 30 ईयर्स है। अगर कंपेयर करो आप 38 ईयर्स जो कि यूएस में है और 46 ईयर्स जो कि जापान में है। काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ बहुत डेंसिटी का मतलब होता है कि पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। और ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है नेचुरल डिजास्टर से भी। भाई नेचुरल डिजास्टर आने के यहाँ पे चांसेस भी बहुत सारे रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश के नाम पे इसको नाम दिया गया है इंडियन ओशन। खैर इकोनॉमीज बहुत सारे ऐसे इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज की वो बहुत तेजी में बढ़ रही हैं। चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की बात कर ले, चाहे वो मलेशिया हो और चाहे वो तंजानिया हो, ये इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ काफी देखने को मिली है। एक्सेस में देखने को मिली है 5% की 2017 में, काफी ज्यादा है ये क्योंकि उस समय भाई ग्लोबल एवरेज जो था इकोनॉमी के बढ़ने का वो 3.2% चल रहा था, लेकिन इस रीजन में 5% देखने को मिला। अब रीजन जो है वो काफी ज्यादा जोन बन गया है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। क्या देखते हैं हर एक कंट्री का यहाँ पे एकदम इसने नजर गड़ा रखी है और 120 करीब वॉरशिप जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं इनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे इनको तैनात कर दिया गया है कई सारे मिशंस के लिए। ग्लोबल पावर्स वगैरह भी दिखाती हैं कि लोगों का भाई इंटरेस्ट काफी ज्यादा इस बढ़ गया है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इस इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज में, ताकि यहाँ पे क्या हो कि ये लोग इन्फ्लुएंस अपना रख सके, अपनी जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसे बरकरार रख सके। तो अब देखते हैं, चाहे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, श्रीलंका का आपका हम्बनतोता पोर्ट हो, चाहे भाई बात कर ले हम जिबूटी की, चाहे हम शेजल्स की बात कर ले, चाहे हम मादागास्कर की बात कर ले, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ है। उसके बाद दीगो गार्सियो वगैरह जो यूएसए का है, फिर सिंगापुर में हमने देखने को बहुत चीजें मिला है, पोर्ट ब्लेयर में हमने देखने को मिला है, इंडियन ओशन रीजन में काफी कुछ हमने देखने को मिला है, चाइना वगैरह यूएसए वगैरह, हमारा इवन इंडिया भी यहाँ पे है वो अपने बेसिस को डेवलप कर रहा है। बात आती है क्यों इतनी बड़ी बड़ी पावर्स से जो है पीछे भाग रही हैं बेसिस बनाने के लिए इस इंडियन ओशन रीजन में। देखिए ओवरसी बेसिस ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां से कई सारा ये नेटवर्क जो है मास नेटवर्क का ये पहला ऐसा मैकेनिज्म है। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट को बरकरार रखने में। अगर कोई शिप होके जा रही है हमारे यहाँ पे बेस बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि मतलब अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से हम उसको सप्लाई कर सकते हैं चीजें। किसी और कंट्री की शिप है और हमें कुछ भी उल्टे सीधे काम करने तो उसके लिए भी है, जैसे चाइना वगैरह कंट्री वो तो उल्टा सीधा ही सोचती है दूसरे देशों को लेके। या अगर हमें कुछ फ्रेंडली रिजाइम रखने की आप मेरा बेस यूज कर लीजिए, आप अपना काम मुझसे कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, तो उसके लिए काफी मददगार है। और साथ में अगर हमारा यहाँ बेस है तो हमारी डोमिनेंस भी है, ठीक है, हमारा दबदबा बना रहेगा, ये बात भी। तो कुछ फैक्टर्स आपको बताना चाहूंगी जिसकी वजह से इस इंडियन ओशन रीजन में फोकस आ रहा है पूरे ही वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो है कंट्रीज का, और ये ग्लोबल कंपटीशन का कारण बन रहा है। पहला पॉइंट ये है
इंडियन ओशन रीजन है वो क्रॉसरोड्स में आता है ग्लोबल ट्रेड के। अब आप देखते हो ये रीजन हर जगह से, यहाँ से हर जगह से शिपें गुजरती हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है वो शिप्स जाती हैं, ट्रेड वगैरह होता है। बड़े बड़े जो इंजन्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी के, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक हो या पैसिफिक ओशन हो, सॉरी एशिया पैसिफिक हो, हर जगह से ये कनेक्ट करता है। 80% से ज्यादा वर्ल्ड का जो सी बॉन्ड ट्रेड है ऑयल में, ये इस रीजन से होके ऑयल जाता है, इंडियन ओशन चोक पॉइंट से होता हुआ जाता है। तो आप समझ रहे हैं ऑयल तो इस वक्त तो फिलहाल डिमांड है ही। चाहे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो वो भी कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। दूसरी बात करें अगर स्टेट ऑफ मलक्का की, जो आपकी मलय पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड के बीच में पड़ती है। उसके बाद बाब एल मंदब स्ट्रेट की बात करें जो गल्फ ऑफ सी को कनेक्ट करती है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं आपको, ये रीजन काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। बात करें तो 40% बच्चों 40% वर्ल्ड का जो ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है और ऑलमोस्ट जो 15% जो वर्ल्ड का टोटल फिशिंग है ये इस इंडियन ओशन के बेसिन में ही होती है। चाहे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो जो कि आपका जिसमें जिन नोड्यूल्स के अंदर आपका निकल होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, या आप कह लो कि भाई बहुत सारा सल्फाइड का डिपॉजिट आपका मैग्नीज का, कॉपर का, आयरन का, जिंक का, सिल्वर का, इवन गोल्ड भी इस जगह पे प्रेजेंट है इन सारे बेड्स में। तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो गया। ये ओशन कोस्टल सेडिमेंट्स, इंडियन ओशन के कोस्ट के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं मिट्टी के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिससे हमें टाइटेनियम, जिरकोनियम, टिन, जिंक और कई सारे ऐसे अर्थ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इंडियन ओशन रीजन में शांति बनी रहेगी तो इससे हमारे पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी जो है वो भी बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग थ्रेट्स हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के। आधे से ज्यादा वर्ल्ड की जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आज की डेट में इस इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिलती हैं। चाहे वो टेररिज्म की दिक्कत हो, चाहे वो पायरेसी की दिक्कत हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग की दिक्कत हो, या ऐसे अनरेगुलेटेड माइग्रेशन होते हैं, इधर से इधर लोग जाते हैं, ठीक है, मतलब जो इलीगल तरीके से चीजें होती हैं, इसकी वजह से स्पेशली अफ्रीका के आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतना कुछ बढ़ रहा है। तो अगर इस रीजन में शांति रहेगी तो बहुत सारी जगह पे शांति रह सकती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंस ये भी है काउंटरिंग राइज ऑफ चाइना। भाई चाइना के इतने बढ़ते हुए को भी हम यहाँ रोक सकते हैं। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसके पार्ट के तौर पे चाइना काफी ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को और पोर्ट्स को डेवलप करने में, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, केन्या हो, वेस्टर्न पावर्स हो जैसे कि यूएसए, सॉरी आपका जो है बांग्लादेश हो, केन्या हो, इन सारी जगहों पे चाइना बहुत सारा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। और आप जानते भी हैं कि एक डर में फंसाता है जो कि श्रीलंका बहुत हद फंसा भी, तो मालदीव वगैरह भी काफी फंसे। अब इनको जब अकल आ रही है तो बहुत बुरी तरह से ये फंस चुके हैं। खैर यहाँ पे चाइना जो है वो इतना इन्फ्लुएंस जो अपना यहाँ बरकरार कर रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, काफी पैसा इन कंट्रीज पे स्पेंड कर रहा है। साथ में जो वेस्टर्न पावर्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो और चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, ये भी काउंटर बैलेंस करना चाहती हैं चाइना के इस बढ़ते हुए राइज को। और आखिर ये भी इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम इकोसिस्टम। देखिए इंडियन ओशन ये एक वॉर जो गर्म हो रहा है वो 3 गुना ज्यादा गर्म हो रहा है अगर हम कंपेयर करें पैसिफिक ओशन से। तो भाई इतना बढ़ना, ओवर फिशिंग, कोस्ट का डिग्रेडेशन होना, पोल्यूशन बढ़ना, इन सब से क्या होगा बच्चों, मरीन इकोसिस्टम जो है बहुत हार्म करेगा। अब वहां की भाई लाइफ, मरीन लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें, India is seen as pivotal by the global powers for increasing their geopolitical influence in the IOR. इंडिया इंडिया जो है आखिरकार बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं इनके द्वारा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जा रही है कि हमें जो है जितना बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है या जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है चाइना का उसे हम यहाँ पे रोक सकते हैं, या हम सारी ही इन कंट्रीज का जो है वो मिलके जो है इन्फ्लुएंस इसका जो है इसमें इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा सकते हैं। क्यों ऐसा करा जा रहा है जानते हैं, समझते हैं। हुआ क्या है कि भाई रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने अंडर स्कोर करा है कि दैट इट इज लुकिंग ईस्ट एंड इंडिया इज इमर्जिंग एज अ की पिलर इन द स्ट्रेटेजी, कि भैया यूनाइटेड किंगडम जो है अब वो ईस्ट की तरफ देख रहा है और ईस्ट में कंट्रीज में जो इंडिया है इसे ये बहुत मजबूत कंट्री लगता है और अपनी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट करने के लिए ये कंट्री सामने उभर के आया है। इसी तरह से सिमिलर स्ट्रेटेजी ये दूसरी कंट्रीज की तरह भी शुरू करी गई है।
जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा भी। रीजंस की बात करें कि इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इंडियन ओशन रीजन में, आपको बताती हूँ। रीजन तो ये है बच्चों, इंडिया के पास ये अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भाई हम इस तरह से हैं, हमारा इंडियन ओशन पूरा हमारे जो है वो इधर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो हमारी लोकेशन है इससे हम काफी इंपॉर्टेंस जा सकते हैं, काफी बड़ा एरिया हमने ले रखा है और इंडिया जो है ओशन के सेंटर में देखने को आपको मिल रहा होगा। करीब बात करूं तो 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हमने ले रखी है। 95% इंडिया का ट्रेड जो है अगर वॉल्यूम के बेसिस पे देखें और 68% अगर हम देखें वैल्यू के बेसिस पे, तो ये इंडियन ओशन के थ्रू होकर आता है। नियरली 80% जो इंडिया का क्रूड ऑयल है इसे इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये इंपोर्ट करी जाती है बाय सी और ये इंडियन ओशन के थ्रू आती है। इसलिए इंडिया के प्रति भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इंडियन ओशन रीजन, और जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं इसीलिए ये इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं कि भैया देखो अच्छा पीसफुल और रूल बेस्ड आईआरआर ऑब्लिगेशंस बनाओ। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि शेयर्ड इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए जो ग्लोबल इंटरेस्ट है ये इंडिया के ऑब्जेक्टिव से ओवरलैप कर रहा है, मतलब दुनिया की जो कंट्रीज का जो मामला है, जो इनका मतलब है, ये इंडिया के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके साथ मैच कर रहा है, एक जैसा ही है। जैसे कि हम बताएं भाई ये आउटलाइन करा गया है हमारी जो सागर है SAGAR, सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन। तो इससे आप देख रहे हैं ना ऑल इंडिया रीजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, तो ये भी यही भी चाहती है, ग्लोबल पावर्स भी, हमारा भी यही उद्देश्य है। तो इसके अंदर ये है कि हम यहाँ पे जो नेविगेशन का फ्रीडम है, जिसे हम कमर्शियल शिपिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेड वगैरह करते हैं, उसे हम यहाँ पे आजादी रखें, साथ में सस्टेनेबिलिटी हो और इक्वली हार्नेसिंग करें हम यहाँ पे इंडियन ओशन नेचुरल रिसोर्सेज को, मतलब हम यहाँ पे हर एक कंट्री इक्वल तरीके से इंडियन ओशन के नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यहाँ पे ले एक्सप्लॉइट करें। या पायरेसी जो होती है उसे हम रोक लगाएं, टेररिज्म पे रोक लगाएं, स्मगलिंग पे रोक लगाएं, या इलीगल वेपन्स जो इधर से उधर होते हैं उस पे रोक लगाएं। तो ये सब कुछ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा ये है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम ये जो इतना बढ़ता हुआ चाइना का इन्फ्लुएंस है इसे हम यहाँ पे रोक सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं दूसरे कंट्री से कंपैरिजन में जो कि इस रीजन के हैं। देखिए इंडिया के पास ये एडवांटेज है, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे मिलिट्री हो, दोनों ही में हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, और इंडिया ने ऑलरेडी कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं कि हम इंडियन ओशन रीजन में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लाएं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कुछ कदम हमने उठाए हैं। IONS ये क्या है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोनियम, क्या है समझते हैं। ये एक रीजनल फोरम है इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स का, इंडियन ओशन की जो स्टेट्स हैं इसे रिप्रेजेंट करा जाता है नेवल चीफ के द्वारा, और ये इसी तरीके से है जैसे वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम होता है ना, इस तरीके से ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है। इससे क्या होता है ये दिखता है भाई कि किस तरह से हम मैरीटाइम कोऑपरेशन नेवीज के बीच में इस एरिया की जो कंट्रीज की नेवीज है उनके बीच में कैसे बढ़ा सकते हैं, इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स की जो स्टेट्स है जो इंडियन ओशन के अंदर आती हैं, तो भाई इनकी नेवीज के बीच में किस तरह से हम मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा कदम इंडिया ने उठाया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है एम्फसाइज करता है मरीन सिक्योरिटी पे, ट्रेड पे, कल्चर प्रमोशन पे, टूरिज्म पे, रिसोर्स मैनेजमेंट पे, साथ में गवर्नेंस पे भी। उसके बाद तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, जिसे हम लोग हदर बोलेंगे, ठीक है, HADAR, ठीक है। दसियों सालों से इंडिया देखिए खुद को भाई ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी ओशन रीजन में कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आती है, कोई भी जो है लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होता है ह्यूमंस के ऊपर, तो इंडिया हमेशा पहला कदम उठाता है। इसमें आपका चाहे इंडिया के सिटीजन्स को रेस्क्यू करने की बात हो या आसपास की कंट्रीज के सिटीजन्स को बचाने की बात हो, जो भी कंफ्लिक्टिंग जोन्स के हैं, सब में इंडिया सबसे पहले अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद ये है मैंने उठाया तो भाई मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, MDA, ये क्या है। इंडिया देखिए aspires to become net security provider, जो इंडियन ओशन रीजन है इसमें हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे यहाँ पे जो है वो हमेशा से खड़े होते हैं, और इसके लिए हमने कुछ कदम भी उठाए हैं इस इनिशिएटिव के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IMAC, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जिसे ज्वाइंटली मैनेज करा जाता है इंडियन नेवी के द्वारा और इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड के द्वारा, और ये एक नोडल सेंटर है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस एंड इंटेलिजेंस का। ये जो नेटवर्क है इसका एक नोडल सेंटर है, ये नाम क्या है इसका, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। ये हमें इंफॉर्मेशन और सर्विलांस देता है इंडिया के पूरा जो इंटायर कोस्ट लाइन है उसके प्रति, साथ में भाई उसके आसपास आइलैंड्स क्या है क्या नहीं है, रियल टाइम बेसिस पे क्या हो रहा है यहाँ पे सबकी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है।
दूसरा जो एमडीए के अंदर है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द IOR, इंडियन ओशन रीजन। इसका एम है प्रोवाइड करना रीजनल एमडीए, मतलब रीजनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बाय यूजिंग लार्ज डेटा सेट्स originating from multiple sources, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो सोर्सेस से जो डेटा सेट्स आते हैं उसे यहाँ पे जो है वो सब एक साथ लेकर आके ये इंफॉर्मेशन देता है। और उसके बाद आता है वाइड शिपिंग अग्रीमेंट, वो भी एमडीए के अंदर है। इंडियन नेवी को अलाउ करता है कि आप अपना डेटा कमर्शियल ट्रैफिक पे एक्सचेंज कर सकें, मतलब इससे क्या होगा कि आपका ट्रेड और अच्छा होगा और इससे एक अच्छी पिक्चर हमारे जो मूवमेंट वगैरह होता है ना सी के अंदर, वेसल्स के अंदर, सी में सब कुछ हमें पता चलती रहेगी। तो ये कुछ है। आगे अगर मैं आपको बताऊं कि क्या ऐसी दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया के सामने हैं इस रीजन को लेकर। देखिए, इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में ये थोड़ी सी कम हुई है। हमारे पास एडवांटेजेस तो बहुत है, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारा हिस्टोरिकल लिंक्स बहुत अच्छा है, चाहे वो ईस्ट की बात करें, चाहे वो साउथ अफ्रीका की बात करें, चाहे वो गल्फ की बात करें या साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, लेकिन सब कुछ सही है। लेकिन भी हमने यहाँ पे देखा कि हमारी थोड़ी सी यहाँ पे दबदबा है वो कम हुआ है। तो सबसे पहला कारण आपके दिमाग में आ ही गया होगा, चाइना जो इतना ज्यादा इकोनॉमिक हो या मिलिट्री का फील्ड हो, दोनों में ही अपने कदम को जमा रहा है इस रीजन में। कैसे? ये बड़े बड़े लोन्स देता है, बहुत ही कहता है आप आराम से लौटाइएगा। छोटी कंट्रीज इन लोन को ले लेती हैं और कहती है ठीक है, तो पैसा ही सबसे बड़ा भाई तरीका होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने का, और चाइना वही देता है। तो बहुत सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सपोर्ट भी देता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये चाइना, और अपनी वेटो पावर्स के थ्रू। तो इससे क्या होता है, चाइना ये जितनी भी इंडियन ओशन की जो स्टेट्स है, लिटोरल कंट्रीज है, उस पर अपना दबदबा बढ़ा रहा है। इसका नेवल बेस आप देखें जिबूटी में भी देखने को मिलता है अफ्रीका के अंदर, और साथ में कुछ फैसिलिटीज वो शेजल्स और मॉरिशस को भी देता है। तो भाई अगर आसपास के पड़ोसी ही अगर दुश्मन से मिल जाएंगे तो होनी है। दूसरी दिक्कत ये है कैपेसिटी एंड कैपेबल कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए, इंडिया के पास लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत हैं साउथ और वेस्टर्न इंडियन ओशन की जगह पे, और साथ में ये जो 15% इंडिया की मिलिट्री बजट है उसका मर्जर जो हो गया है, और इंडियन नेवी जो है उसके भी लिमिटेड कैपेसिटी है, रिसोर्सेज हमारे पास थोड़े लिमिटेड ही हैं, जिससे हम अपनी सिक्योरिटी जो है इस IOR रीजन में मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। इससे दिक्कत ये है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क है, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये यहाँ पर डिसफंक्शन हो गई है। अब देखिए, सेंटर में इंडियन ओशन के अब डिसफंक्शन होना इस सार्क का, ये भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान के चक्कर में हमारे रिश्ते बड़ा ही ज्यादा गड़बड़ हो गए थे इसके अंदर। तो भाई ये पहले हम लोग बैठ के एक टेबल पे बात कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि ये टेबल ही यहाँ पे दिक्कत में आ गई है, तो ये एक दिक्कत का कारण है, ये हम कंट्रीज के साथ बात नहीं कर पा रहे और चाइना अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा है। आखिर दिक्कत ये है, न्यू जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक डिलेमा। देखिए, वर्ल्ड जो है अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ चल रहा है, एक पावर यहाँ पे नहीं है, बैलेंस है पावर का, बहुत सारी कंट्रीज की वैल्यूज क्लैश हो रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया के लिए। रिसेंटली बताऊं तो रशिया ने कुछ दिक्कतें दिखाई इंडिया के पार्टिसिपेशन को लेके क्वाड में। QUAD, क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये दिक्कतें कुछ दिखाई, इन्होंने कहा कि इट इज कमिटेड टू डेवलप with पाकिस्तान एंड इंडिया शुड नॉट कंसर्न विद इट। इन्होंने भैया रशिया ने भी कहा कि अगर हम अच्छे रिश्ते रखें पाकिस्तान के साथ में, या ये पूरा क्वाड रखे, तो इंडिया को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ दिक्कतें हैं जो सामने देखने को मिल रही हैं हमको। अब बात आनी है कि किस तरह से इंडिया इन सारे चैलेंजेस से अपने आप को ओवरकम कर सकता है और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल इस इंडियन ओशन रीजन में निभा सकता है। तो पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं मेन स्ट्रेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए, चॉइसेस हैव टू बी मेड, कुछ चॉइस देनी पड़ेंगी जिससे हम बैलेंस कर सकें जो बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं उनके बीच की में कंपटीशन में। इसके लिए इंडिया को जरूरी है कि अपने बायलैटरल ट्रेड, ट्रायलैटरल मतलब तीन कंट्रीज के बीच, या मल्टीलैटरल मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो ये जो चीजें हैं वो हम बढ़ाएं, ये सब चीजें हम यहाँ पे बढ़ाएं, अपने जो मैकेनिज्म्स हैं सब बढ़ाएं। जैसे कि जय है, JAI, जय किसमें है? जिसमें आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ऐसे ही साथ में इंडिया एशियान है, मतलब एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इंडिया और एशियान बीच में, अदर्स के बीच में। इस तरीके से हम अगर रिश्ते अपने आपस में अच्छे बना लेंगे तो हमारी बात लोग सुनेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। देखिए, इंडिया अगर अपने डोमेस्टिक या स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को दूर करना चाहता है तो काफी जरूरी है
इंडिया अपने सही दिक्कतें पे है वो ध्यान दे, जैसे कि डिजिटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स वगैरह, ना कि रिलीजन वगैरह, तो इन सब पे ध्यान दे। और लॉजिस्टिक चैलेंजेस जो कि वेस्टर्न और साउथ इंडियन ओशन में है, आप कैसे सही कर सकते हो? आप ऐसे करो कि आप मिलिट्री फैसिलिटीज को काफी इजी एक्सेस दे दो जो कि इंडियन पार्टनर्स की। इंडिया ऑलरेडी इसने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट से हम लोग लेमोआ बोलते हैं, उससे साइन कर लिया है ऑलरेडी इंडिया ने। यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस के साथ में साइन करा है और आगे हम हो सकता है बहुत अच्छा करें। सिमिलर एग्रीमेंट इसके ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ, और साथ में साथ हम जापान और यूके के साथ भी फाइनलाइज करने के चक्कर में हैं, और अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरा, हम अपना रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर हमें कनेक्टिविटी अच्छी करनी है और ट्रेड को एक्सपैंड करना है साउथ एशिया में, तो ये भैया जरूरी तो है। इसलिए जो सार्क है जो एकदम डिसफंक्शनल हो गया है, हमें उसे वापस से जगाना होगा। और इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसको वापस से री एनर्जाइज करना होगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA, जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मतलब बिम्स्टेक का जो है, इसे यहाँ पे फाइनलाइज करना होगा विद द अटमोस्ट प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आखिरी में हम कोऑपरेशन कर सकते हैं छोटी छोटी जो लिटोरल स्टेट्स हैं जो आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी हैं, उन पे ध्यान रख सकते हैं और इनके साथ हम इन स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करके चल सकते हैं। तो भाई देखिए, इंडिया की अगर ये हो जाएगी कि अगर ये जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं वो चाइना की तरफ अगर झुक जाएंगी तो फिर इंडिया के लिए खतरा है। तो इसलिए हमें काफी ज्यादा जरूरी है कि इंडिया अपनी रिलेशनशिप इसके साथ में बहुत अच्छे रखे भाई, ताकि इंडो पैसिफिक भी बढ़िया चल सके। और इंडिया यहाँ पे कोऑपरेटिव रिलेशन इनके साथ बढ़िया रखेगा, चाइना की इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगी। आखिरी में हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। देखिए, पूरा वर्ल्ड इस समय देखना चाहता है और चाहता है भाई, देख रहा है चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को और चाहता है इसे रोकना। तो इसलिए इंडिया एक अच्छा रोल निभा सकता है अपनी लोकेशन, साइज, पोटेंशियल, हिस्ट्री और कल्चर के बेसिस पे हम हर तरह से मजबूत हैं। हमारी कॉमन अप्रोच अगर हम लेते हैं तो भाई और साथ में साथ अपनी कैपेसिटी अंदरूनी तौर पे इंटरनली भी बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल लैंडस्केप भी यहाँ पे मजबूत बनाते हैं, और तो अच्छा होगा। तो और हम चाइना को भी काउंटर कर पाएंगे और आगे अपना भी दूसरे कंट्री के साथ रिश्ते बढ़िया कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इंडिया चाइना वाटर रिलेशन। इंडिया चाइना वाटर रिलेशन, अब ये क्या है समझते हैं। तो न्यूज में क्यों रहा है पहले ही जानते हैं। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि रिपोर्ट्स आई है कि चाइना प्लान कर रहा है कि वो एक मेजर डैम बनाएगा ब्रह्मपुत्रा पे। ये तो अभी बहुत जल्दी जो है, बहुत ही ज्यादा अभी कल परसों की न्यूज थी, इसमें बिल्कुल कंफर्म चीजें हो गई हैं। तो ये देखिए क्या होगा, यही इंडिया चाइना वाटर डिस्प्यूट के रिलेशन जो है, इंडिया चाइना वाटर रिलेशन है, ये इस पे डिबेट खड़ा करता है ये बात। अब पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, ये एक तरीके का हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन है जहाँ पे जो नेचुरल फ्लो और जो एलिवेशन है, एलिवेशन ड्रॉप है रिवर का, इसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। समझिए कैसे होगा। मान लीजिए ये एक एरिया है ऊंचा, यहाँ से जो जैसे ब्रह्मपुत्रा गिरती है ना, बड़बड़ा के मान लीजिए कोई रिवर बहुत तेज गिरती है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इसी नेचुरल फ्लो को, इसी नेचुरल ड्रॉप को यूज करा जाता है बत्ती को, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वायर बनाने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी इतना प्रेशर है, इतनी इतनी तेजी से गिर रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं रन ऑफ द रिवर। ठीक है, अब ये तो चाइना की बात कर रहे थे हम कि ब्रह्मपुत्र में डैम बनाने की बात हो रही है, तो न्यूज में क्यों है ये बात यहाँ पे जानते हैं। देखिए, चाइना ने यहाँ पे शुरू कर दिया है प्लान करना कि ये एक रन ऑफ द रिवर डैम बनाएगा यारलुंग ज़ैंगबो, जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जिसे हम लोग सियांग बोलते हैं चाइना में, SIANG, सांग बोलते हैं चाइना में। तो उस पे यहाँ पे ये एक रन ऑफ द रिवर डैम बनाएगा। मैंने बता दिया रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है, डैम होता क्या है। इसने ये भी कहा है यहाँ पे कोई भी वजह नहीं है दिक्कत की, ये अपना जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर रखेगा। लोअर जो रेपेरियन स्टेट्स हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश, उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। चाइना ने बात करी तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने ये भी कहा है। लेकिन इंडिया की बात करें, इन्होंने कहा है कि ध्यान में रखेंगे आखिरकार ये ब्रह्मपुत्रा के पास चाइना क्या मॉनिटर कर, चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस बात को पूरी तरह से ध्यान में इंडिया के द्वारा रखा जाएगा, क्योंकि चाइना को तो कोई भरोसा है नहीं। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे ये जो है ना, ये रीजन आ जाएगा इसके अंदर, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम तिब्बतियन प्लेटू में क्या है क्या नहीं वो समझते हैं। देखिए, जो तिब्बतियन प्लेटू,
इसे हम लोग थर्ड पोल बोलते हैं। थर्ड पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका owing to its glacial expanses and इतना सारा रिजर्व यहाँ पे फ्रेश वाटर का है, इसलिए इसको हम लोग थर्ड पोल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आए थर्ड पोल किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा तिबेटियन प्लेटो को बोलते हैं। तो कुछ फीचर्स इस सिस्टम के आपको बताना चाहूंगी। पहला बताऊं तो ये सोर्स है यहाँ पे 7 ऑफ द साउथ एशियन लार्जेस्ट रिवर का। जैसे इंदस इसके अंदर आती है, गैंजेस हो गया, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इर्रावती है, साल्वीन है, यांगसे है और मेकोंग है। जितनी बड़ी बड़ी रिवर्स, जो 7 बड़ी बड़ी रिवर्स है यहाँ पे, सारा सोर्स इस एरिया से ही निकलता है। उसके बाद ये सारी रिवर जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम में जाती हैं और इससे एक बहुत बड़ी रिवर रन ऑफ बनता है एक सिंगल फ्रॉम एनी सिंगल लोकेशन। देख रहे हैं यहाँ से ही इतनी बड़ी बड़ी जगह पे सारी कंट्रीज में जा रही है रिवर्स। ये माना जा रहा है कि 718 बिलियन क्यूबिक मीटर जो कि सरफेस वाटर का है वो इस तिबेटन प्लेटू से होकर गुजरता है और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन जो कि जिंगजियांग और इनर मंगोलिया है ना, वहां से होकर गुजरता है आसपास की कंट्रीज में हर एक साल। तो देख रहे हैं आप कितना। अब देखिए बात आती है कि करंट स्टेटस आखिरकार क्या है इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप। इस समय क्या चल रहे हैं हमारे चाइना के साथ पानी को लेकर रिश्ते। ट्रांस बॉर्डर रिवर्स जो है, जो चाइना से इंडिया की तरफ गिरती हैं, ये यहाँ पे दो मेन ग्रुप में आप कह सकते हो। पहला आपका आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, जो कि आपका ईस्ट साइड में देखने को मिलता है, जिसके अंदर रिवर सियांग, जो कि मैंने आपको बताया चाइना में बोला जाता है इसको रिवर सियांग, ये मेन स्ट्रीम जो है रिवर ब्रह्मपुत्रा की वो आती है, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे कि सुबानसिरी और लोहित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो ये एक हमारे चाइना के साथ बैठता है। और एक हमारा इंडस रिवर सिस्टम आता है जो कि वेस्ट साइड से आता है, जिसके अंदर रिवर इंडस और रिवर सतलज आती है। तो ये हमारे रिश्ते हैं चाइना के साथ में। यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है वाटर कोऑपरेशन को लेके इंडिया और चाइना के बीच में। दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को साइन कर रखा है। पहला साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा, ये 2002 में साइन करा गया था। और 2010 में आपका यही MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग ऑन रिवर सतलज या फिर लैंग क्विंग जैंगबो, जो कि 2015 में, इसे सेम तरीके से यही वाला पहले वाला 2002 वाला ही जो है वो रिन्यू करा गया था। और दूसरा हमने साइन करा है ELM का फुल फॉर्म होता है एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म टू कोऑपरेट इन इमरजेंसी मैनेजमेंट, जैसे फ्लड वगैरह हो जाए या ट्रांस बॉर्डर रिवर इश्यूज वगैरह आ जाए, तो ये हमने साइन करा है चाइना के साथ में 2006 में। इन सारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है आपका शेयर करने के लिए और डेवलप करने के लिए दूसरे कुछ रिवर सिस्टम्स को। अब देखिए क्या दिक्कतें क्या हैं आखिरकार कि जो इंडिया है वो यहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट जो कि भाई जो ब्रह्मपुत्रा पे हो रहे हैं उसको लेके आखिरकार क्या दिक्कतें आ रही हैं ये समझते हैं। देखिए पहली चीज तो बात करें वॉल्यूम एंड क्वालिटी वाटर की, तो एक्सपर्ट्स ने बात कही है कि अगर इवन रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट भी होता है तो इससे भी हमारी जो पानी की एबिलिटी है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में वो कम हो जाएगी। हालांकि वो कह रहे हैं कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ये नॉर्मल तरीके को यूज़ करेंगे, नेचुरल फ्लो को यूज़ करेंगे बत्ती को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, लेकिन तब भी एक्सपर्ट का ये मानना है कि इससे हमारी तब भी नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो वाटर की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की वजह से क्या होगा कि जो फ्लो है वाटर का वो भी यहाँ पे कम होगा, ऑल्टर होगा, और इससे क्या है कि सिल्टेशन लेवल बढ़ जाएगा, सिल्ट बढ़ जाएगा, इसकी वजह से जो क्वालिटी है पानी की वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। दूसरी दिक्कत ये कहने को मिल रही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस डेवलपमेंट में, मतलब चाइना की बनाई हुई कोई चीज़ वैसे भी भरोसेमंद नहीं होती, और यहाँ पे तो इस कंट्री का भरोसा तो हम कर नहीं सकते हैं। अब इन्हें भाई जो ट्रांसपेरेंट इनका कोई भी तिब्बतियन रीजन में करा हुआ डेवलपमेंट नहीं है, चाहे वो आपका रोड डेवलपमेंट हो जो कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास में है, कुछ भी करते हैं तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है, क्योंकि चाइना हमेशा सोचता है कि सामने वाली कंट्री हर चीज़ बता के करे और वो हर चीज़ बिल्कुल अपने हिसाब से करे। फिर एक दिक्कत ये आती है कि ट्रस्ट नहीं कर सकते चाइना पे। हालांकि देखिए चाइना ये तो कहा है कि ये कम्युनिकेशन क्लियर रखेगा इंडियन के साथ में, इंडियन स्पेशलाइजेशन के साथ में, बट चाइना का जो हमारा इतिहास है, पास्ट रिकॉर्ड दिखाता है, जो भाई इतनी वैसे स्ट्रॉन्ग आर्मिंग साउथ एशियन कंट्रीज के साथ लैकांग मैकोंग कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, तो ये सब दिखाता है ना कि किस तरीके का चाइना की पिछली हरकतें रही हैं, तो हम ट्रस्ट कैसे कर ले उसकी इन बातों पे। उसके बाद पोटेंशियल यूज एज अ पॉलिटिकल लेवरेज इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स। देखिए जो कंट्रोल है इस जॉइंट वाटर रिसोर्सेज का, इसको
यूज करा जा सकता है एक पॉलिटिकल टूर के तौर पे, मतलब पॉलिटिक्स के तौर पे चाइना यूज कर सकता है। एग्जाम्पल बताऊं तो चाइना stopped sharing of hydrological data on ब्रह्मपुत्र during the डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम, जब हमारा डोकलाम विवाद हुआ था उस टाइम पे चाइना ने जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा था ब्रह्मपुत्र का उसे शेयर करना हमसे यहाँ पे रोक लिया था, बट ये बांग्लादेश के साथ उस समय शेयर कर रहा था। तो हो सकता है कि भैया हमारे हल्के से भी रिश्ते खराब हो तो ये उठा के जो है उस रीजन में हमें यहाँ पे दबाने लग जाए, उसका फायदा उठा के। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। देखिए जो सवाल ये है कि पानी वगैरह जो है, ये पानी वगैरह की जो दिक्कतें हैं, एबिलिटी है, ये क्या नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकती हैं? ये नहीं बन सकती, क्योंकि ये देखिए बहुत ही बड़े लेवल के लोगों को जो है सेक्शन को जो है अफेक्ट करेगा ना। अगर मान लीजिए पानी नहीं आता है तो नॉर्थ ईस्ट की जनता तो हमारी बिल्कुल परेशान हो जाएगी, तो हो सकता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करे। साथ में अगर मान लीजिए पानी की कमी होती है ईस्टर्न रीजन में तो इसकी वजह से भी जो है आपका रिफ्यूजीज वगैरह जो है और ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज देखने को मिल सकता है बांग्लादेश से, तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है, तो भाई देखो कई सारे कंसर्न्स देखने को मिले हैं। ये पोल्यूशन अगर बढ़ता है इस रिवर में, सियांग ब्रह्मपुत्रास की जो मेन आर्टरी है, तो रिसेंटली इससे देखने को मिला है कि भाई टर्न ब्लैकिश ग्रे एज इट इंटर इंडिया। ये जो पानी है ये जैसे इंडिया में आता है तो ब्लैकिश ग्रे हो जाता है, और ये जो क्लाइमेट चेंज की दिक्कत भी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी इस रीजन में भी जो है वो इसको भी खतरा है। साथ में जो मॉनसूनल पैटर्न है इस रीजन के वो भी जो है वो दिक्कत में आ सकते हैं। और आखिरी में ये भी है कि भाई डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, डिजास्टर का रिस्क बढ़ सकता है अगर आप आर्टिफिशियली कंट्रोल या कर रहे हो, लगातार जो है वो रिलीज कर रहे हो पानी का फ्लो, तो इससे क्या होगा कि इससे चांसेस बाढ़ आने के बढ़ जाएंगे। स्पेशली जो लोअर वाला एरिया है इंडिया और बांग्लादेश, भाई ऊपर से तो नीचे आ गया, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में ये खतरा बढ़ सकता है। साथ में चाइना ये भी प्लान कर रहा है कि जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके, बूम बूम बूम। तो इससे क्या होगा, इससे भाई हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए इस रीजन में, सीस्मिक इम्बैलेंस हो जाए, और हो सकता है कि भाई यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉल आउट हो जाए, तो एग्रीकल्चर और वाटर क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी, हमारी जनता तो बिल्कुल ही चली जाएगी। बहुत है चालाक ये चोमू चोमू जो लोग होते हैं। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कर सकता है, इंडिया क्या कदम उठा सकता है? देखिए इंडिया ने ये तो कहा है कि हम इस पूरी सिचुएशन पे ध्यान रखेंगे। कई सारे एक्सपर्ट ने ये भी सजेस्ट करा है कि मॉनिटरिंग के साथ साथ अपना इंटरेस्ट जो है वो भी सिक्योर करके चलिए, खाली उसको देखते मत रहिए। तो कुछ कदम जो है इंडिया उठा सकता है, जैसे कि पहला, अपना हाइड्रोलॉजिकल कैपेसिटी और मजबूत बना सकता है। इससे क्या होगा कि हमारी मॉनिटरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो कि भाई कितना पानी आ रहा है इंडियन साइड में कितना नहीं। एग्जाम्पल, हर हफ्ते देखा जाए कि पानी कितना इंडिया में आ रहा है हर एक मेजर जंक्शन में रिवर के। और इसके साथ आप रेगुलर सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू भी कर सकते हो, ताकि आपको पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का स्ट्रेच पता चल जाए क्या है क्या नहीं, या कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे एक्टिविटी चल रही है चाइना के साइड से। दूसरा काम हम इंटरनेशनल सेंसेस अगेंस्ट चाइना एक्टिविटीज। तो भाई इससे क्या है, इंडिया यहाँ पे अपनी इमेज के बेसिस पे एक रिस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन स्टेट्स के बेसिस पे कोशिश कर सकता है कि एक कुछ दूसरी रिपेरियन स्टेट जैसे कि बांग्लादेश वगैरह, आसियान कंट्रीज वगैरह से कहे कि आप एक ऐसा रीजनल कंसेंसस बनाओ जिससे हम जो इतना जो चाइना बढ़ रहा है इसको हम यहाँ पे काउंटर कर सकें। तो कदम कुछ उठाया जो है कदम इस फील्ड में भी उठाया जा सकते हैं कि आप एक ड्रॉ आउट करो एक ऐसा कंसेंसस जिससे हम सब एक साथ, जितनी डेमोक्रेसीज हैं सब एक साथ मिलके यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लॉ ऑफ प्रायर अप्रोप्रिएशन के बेसिस पे चीज़ें यहाँ पे लागू करें। और इस लॉ के साथ साथ इंडिया ऐसा पहला यूजर हो जिसके पास ऐसा हक हो कि अपना सेम क्वालिटी पानी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रह्मपुत्र पे यूज कर सके अगेंस्ट चाइना। उसके साथ क्या कर सकता है कि हम एक क्लियर रेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या हो कि हम यहाँ पे क्लियर रेड लाइन ड्रॉ करें और कम्युनिकेट करें सेम चीज चाइना को भी। तो पानी जो वाटर सिक्योरिटी है इस रीजन भी उसको लेके एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर मान लीजिए रन ऑफ द रिवर डैम बनाया चाइना ने, ठीक है, और इस चाइना के रन ऑफ द रिवर डैम की वजह से पानी की एबिलिटी हमारे इंडिया में कुछ कम हुई, तो ये इंडिया बिल्कुल एक्सेप्ट ही ना करे, बिल्कुल खड़ा हो जाए इस बात पे कि नहीं करना ही नहीं है मुझे। बट जो मॉनिटरिंग कैपेसिटी है, इंटरनेशनल कंसेंसस और डेड लाइन्स हैं, वो तभी इफेक्टिव होंगे अगर इंडिया जो है उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा, अपना प्रेशर, अपना दबदबा बढ़ाएगा, अपने कदम सही से उठाएगा। और रिजल्ट के तौर पे ये एक भाई कह सकते हो इंडिया का इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेसिटी ही दिखाएगी कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो है चाइना की बढ़ते कदम को रोक सकते हैं।
आखिरी में अगर हम कंक्लूजन की बात कर लें इसके, तो ये कहता है कि जियोग्राफिकली इंडिया और चाइना के पास जो पानी वाला सिस्टम है, जो वाटर सिस्टम है, तो वो है ही है। और यहाँ पे ये चीज़ बदलेगी भी नहीं, ये चीज़ बदलेगी भी नहीं और फ्यूचर में भी नहीं बदलेगी, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है। रिजल्ट के तौर पे प्रेशर और काउंटर प्रेशर की जो तकनीकें हैं, ये ही एक सोल्यूशन हो सकती हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि चाइना को ऐसे दबाना है बड़ा ही मुश्किल। तो चाइना को अगर आपको दबाना है तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेन्स है वाटर रिलेशन को लेके इन कंट्रीज के बीच में, इससे हो सकता है कि डेवलपमेंट में भी दिक्कत हो या ये अफेक्ट करेगी जरूर। तो इसके लिए इंडिया यहाँ पे कुछ कदम उठाए जिससे अपना कोऑपरेशन अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो भी अवेलेबल है, जैसे एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म के थ्रू वगैरह, और दूसरे जो डिप्लोमेटिक मीन्स है जैसे कि हिमालयन चार्टर एंड हिमालयन काउंसिल फॉर द फ्यूचर ऑफ हिमालयन अमंग अदर्स, तो इन सब के थ्रू अपना जो है कोऑपरेशन उनके साथ बढ़ाए ताकि हम इसमें कुछ अपनी आवाज़ उठा सकें। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, एंड इफ यू वांट टू follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, you can watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. If you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.